हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल हेलो साइंस। तो दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं सोशल साइंस की, हेलो साइंस के ही चैनल में, जिसमें क्लास 9th और 10th के पूरे साइंस के चैप्टर्स, सोशल साइंस के चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 9th में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का फर्स्ट चैप्टर है, उसको हम लोग समझते हैं कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्यों पूछा गया और क्यों वो 10th के कोर्स में आया, 9th के कोर्स में भी चला, स्टार्टिंग से आया है। फर्स्ट चैप्टर ही आया है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला। क्यों डाला, किस लिए डाला और इससे क्या क्या रिजल्ट्स हुए, हम यही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन इज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड द वर्ल्ड। आप ये ध्यान दीजिएगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन लैंडमार्क आया इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप। जो यूरोप एक कॉन्टिनेंट, वहां पे हिस्ट्री के लिए एक लैंडमार्क साबित हुआ। क्यों हुआ? इट इंडेड द मोनार्चियल सिस्टम इन फ्रांस। इसका रीजन था इट इंडेड द मोनार्चियल। ये मोनार्चियल सिस्टम जो इंड किया गया, उसका रीजन था यहाँ पे कि इट इंडेड द मोनार्चियल सिस्टम। यानी जब हमने मोनार्च को खत्म किया, यानी राजतंत्र को खत्म करते हुए जब हम प्रजातंत्र की ओर आगे बढ़े। प्रजातंत्र का मतलब होता है जब शासन जनता के द्वारा किया जाता है, और राजतंत्र का मतलब जब राजा बनता है वंशानुगत, यानी जब कोई एक ही परिवार का व्यक्ति बार बार राजा बन रहा होता है, राजा का बेटा ही राजा बनता है, दैट इज कॉल्ड अ मोनार्चियल, यानी मोनार्ची सिस्टम कहा जाता है, मोनार्चियल सिस्टम कहा जाता है। तो वो फ्रांस में वो लगातार चला आ रहा था। तो वो वहां पे मोनार्ची खत्म हुआ। ये एक बहुत बड़ा इवेंट था, ऐसी घटना थी वर्ल्ड की जिसने बाकी के टाइम में चीजों को चेंज कर दिया। तो इसका स्लोगन क्या था? द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच, स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब यहाँ पे हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं, क्रांति, तो ये क्रांति है क्या, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी। तो यहाँ पे जो स्लोगन लिया गया वो लिबर्टी का लिया गया, फ्रीडम कहा गया, स्वतंत्रता की गई, और इक्वलिटी यानी बराबरी, समानता का अधिकार की बात कही गई, स्वतंत्रता की बात कही गई हमारे पास यहाँ पे स्लोगन के द्वारा। बिकम इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ द न्यू एरा, यानी जब इस स्लोगन आया फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा, तो एक इंपॉर्टेंट आइडियाज यानी विचारों की एक नई श्रृंखला शुरू हुई, जिसने एक नए युग का प्रारंभ कर दिया। तो गाइस, आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। आई होप। व्हाट इज रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन होता क्या है, क्रांति किसे कहते हैं? तो सिंपल सी भाषा में समझना चाहते हैं तो हम इसका एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि बहुत बड़े एरिया में बहुत सारे लोग जो एक साथ एक ही लक्ष्य के लिए अगर कार्य कर रहे होते हैं, तो उसे हम क्रांति कहते हैं। एक्शन टेकन बाय ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक्शन जब किसी ने लिया, कोई ऐसा कार्य किया, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स, बहुत ज्यादा तादाद में जब बहुत सारे लोग किसी कार्य के लिए करते हैं, तो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स टू ट्राई टू चेंज। यहाँ पे एक वर्ड आता है चेंज। जब हम कोई वार करते हैं, युद्ध करते हैं, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे होते, बट रेवोल्यूशन डिमांड करता है, नीड है उसकी कि वो चेंज चाहिए। पीपल टू ट्राई टू चेंज द गवर्नमेंट ऑफ ऑफ ए कंट्री, यानी जब गवर्नमेंट को हम चेंज कर देते हैं, देश की सत्ता को बदल देते हैं, तो वो चेंजेस रेवोल्यूशन कहलाते हैं, स्पेशली बाय द वायलेंट फीचर। यहाँ पे ध्यान रखने को कि ये जो क्रांति हुई, जो ये चेंजेस हुए, ये ज्यादातर जन विद्रोह के द्वारा हुए, और जन विद्रोह में भी ये हिंसात्मक रूप से किए गए। इनमें वायलेंस था, काफी ज्यादा वायलेंस, चाहे 1857 का रिवोल्ट इंडिया का हो, या फ्रेंच रेवोल्यूशन का रहा हो, या अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात कही गई, इन सब में एक्शन टेकन लिया गया, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा लिया गया, लेकिन वो सारे के सारे ज्यादातर मैक्सिमम जो थे वायलेंट फीचर्स के साथ हुए। तो हिंदी में अगर इसको हम बात करें, तो जन समूह द्वारा शासन व्यवस्था को बदलने का प्रयास। जन समूह यानी सत्ता जो लोगों के पास थी, जन समूह के द्वारा अगर हम शासन व्यवस्था को बदलते हैं, शासन व्यवस्था जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती है गवर्नमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे किया जाता है, बदलने का जब प्रयास करते हैं, तो वो कहलाता है रेवोल्यूशन। तो अब रेवोल्यूशन को तो हमें समझ में आ गया, एक बार मैं फिर से एकदम क्लियर कर देता हूं। एक्शन टेकन बाय लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल टू ट्राई टू चेंज द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, जब एक स्पेशली बाय द वायलेंट फीचर्स, अगर हम कहें कि वायलेंस के साथ में ये किया गया, तो ये रेवोल्यूशन बना। अब रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ वो हुआ कहां से था? तो सबसे पहले आता है ब्लडलेस रेवोल्यूशन और ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ब्लडलेस रेवोल्यूशन की बात करते हैं
तो ये ब्रिटेन में हुआ था। इंग्लैंड की बात करें 1688, 1688 में ये इंग्लैंड में शुरू हुआ और यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट यह कि वहां से राजा का शासन खत्म हो गया। राजा की जगह पे वहां पर क्वीन का शासन स्टार्ट हुआ, यानी अब वहां पे रानी बनने लगी। अब राजा का पद वहां पे नहीं रह गया। दूसरा जो एक चीज चेंजेस आई उसमें क्या, राजा के सारे अधिकारों को सीमित कर दिया गया और एक नए सिस्टम का वहां पर जन्म हुआ, शुरुआत हुई, वो था पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी संसद का जन्म ब्रिटेन से हुआ। यह ध्यान रखने की बात है, आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। ब्लडलेस रेवोल्यूशन 1688 टू रिजल्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब नेक्स्ट आता है अमेरिकन रेवोल्यूशन 1768 में। 1776 में जब यह रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो अमेरिका पर भी ब्रिटेन का ही कब्जा था। इसकी 13 कॉलोनीज, जो 13 कॉलोनी थी उन पे इसका कब्जा था और उन्हीं 13 कॉलोनी को आजाद कराने के लिए यहाँ पर यह रेवोल्यूशन हुआ। तो इस रेवोल्यूशन का एक स्लोगन था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ध्यान रखिएगा, नो टैक्सेशन, नो टैक्सेशन, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो ये यहां पर आया कि हम कोई कर ही नहीं देंगे जब तक हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये अमेरिकन रेवोल्यूशन का स्लोगन था और ये स्लोगन काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ और इस वजह से अमेरिका की ये क्रांति भी हुई। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। यहां पर जो 1789 का ये रेवोल्यूशन हुआ, ये ठीक अमेरिका के रेवोल्यूशन के बाद हुआ, क्योंकि अमेरिका के रेवोल्यूशन में भी फ्रांस इन्वॉल्व था। और यहाँ पे जो ये रेवोल्यूशन हुआ है, ये हुई थी घटना बहुत बड़ी 14 जुलाई की, स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टील। बास्टील एक जेल को भी कहते हैं, एक किला था, एक दुर्ग था फ्रांस के राजा का जो उसकी सत्ता को प्रदर्शित करता था। तो स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टील 14 जुलाई की डेट आती है। 14 जुलाई को वहां पर इस डे को आज भी नेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टील, आपके मेजर पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी। अब ये रेवोल्यूशन हुआ क्यों, कारण क्या थे, रीजन क्या थे, इसके पीछे के जो कॉजेज थे वो कॉजेज हमें पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, तब जाकर हम समझ पाएंगे कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसको हमें समझना क्यों जरूरी है। तो ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के जब उत्तरार्ध में जब ये समाप्त होने को आ रही थी, फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। यहाँ पे 3 ग्रुप्स, सोसाइटी की बात करें, समाज की बात करें, जब हमारा समाज बदलता है तो इस समाज में होता क्या, तो सोसाइटी 3 ग्रुप्स यानी 3 ग्रुप में बदलती है, जिसको हम स्टेट कहते हैं। फ्रांस की भाषा में जो अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेट कहा जा रहा था। तो ये 3 ग्रुपों में बटी हुई थी। अब ये 3 ग्रुप थे कौन कौन से, तो 1774 यानी 1774 में जब हम स्टार्ट करें रेवोल्यूशन को, तो रेवोल्यूशन से पहले हमें यह समझना होगा उस समय का राजा कौन था, उस समय के समाज में बुराइयां कौन कौन सी पर्याप्त थी, समाज किस तरह से सर्वाइवल के लिए परेशान था, जो कॉमन पीपल्स थे, वो लोग जो वहां की जनता थी कैसे परेशान थे। जबकि यूरोप एक डेवलप्ड कंट्रियों से भरा पड़ा था, व्यापार तेजी से हो रहे थे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं था लाइफ में, फिर भी फ्रेंच सोसाइटी में इतना ज्यादा स्ट्रगल कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात बन जाती है। तो 1774 में जब लुइस मात्र 20 साल की उम्र में, लुइस 16 जब वहां का राजा बना, तो वो राजा तो बुर्बन फैमिली का, डायनेस्टी जो थी वो बुर्बन फैमिली की बुर्बन डायनेस्टी थी। और उसमें जब वो राजा बना तो वो बहुत ज्यादा होशियार, पढ़ा लिखा या बहुत समझदार नहीं था, एक्स्ट्रावेगेंट बहुत था। Who led the luxurious life, वो लग्जीरियस लाइफ जीने में विश्वास करता था। वो उसकी लाइफ जो थी बहुत लग्जीरियस थी। विद हिज क्वीन, अपनी वाइफ के साथ में, अपनी रानी के साथ में वो एक लग्जीरियस लाइफ जीता था। और ये लग्जीरियस लाइफ जीने का मैंने बहुत छोटा सा पॉइंट ही दिया, इसको मैं आगे और क्लियर करूंगा अभी आपको कि ये सोसाइटी में आखिर इसकी बात क्यों आई। पहले बस 2 चीजें ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये बुर्बो डायनेस्टी की बात आती है और जो क्वीन आती है, प्रिंसेस, यहाँ पे इनका नाम है, ये ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी मैरी एंटोनिएट। मैरी एंटोनिएट क्वीन का नाम आ रहा है, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। अब इसके बाद याद करते कि क्रांति हुई क्यों, व्हाई वी नीड। अब हम जब बात करते हैं रेवोल्यूशन की कि रेवोल्यूशन हुआ ही क्यों, रीजन क्या थे, इसके पीछे के फैक्टर क्या आते हैं, रीजन बिहाइंड द रेवोल्यूशन। तो
आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। आउटब्रेक में हम क्या देखते हैं, प्रोटेस्ट इन फ्रांस क्या हुआ, सोशल कॉजेज एंड सोशल कंडीशंस। तो सबसे पहले जब हम रेवोल्यूशन को समझते हैं तो हमें 4 स्टेप समझने होंगे। तो पहला तो हमारा समाज ही है कि सोसाइटी के कारण ही रेवोल्यूशन होता है। फिर आती है इकोनॉमिक कंडीशंस कि हमारे पास आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे कि राजनीतिक कारण कैसे थे जिसकी वजह से रेवोल्यूशन हुआ। तीसरा आ जाता है रिलीजन, धार्मिक कारण क्या क्या थे, और इन सब कारणों की वजह से ही कोई रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो उस समय यानी 18th सेंचुरी में 3 स्टेट में डिवाइड थी। तो 3 स्टेट यानी आप कह सकते हो ग्रुप थे, 3 ग्रुप थे। तो फर्स्ट था द फर्स्ट स्टेट द क्लैरिगी। जो फर्स्ट स्टेट थी वो क्लैरिगी कहलाती थी। कुलीन वर्ग यानी पादरी वर्ग जो था वो फ्रांस में काफी ज्यादा उसको प्रिविलेज दिए गए थे और बड़ा सम्मानीय व्यक्ति कहलाए जाते थे। क्लेरिगीज वर द ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन इन चर्च। ये चर्च में बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व रहने वाले व्यक्ति थे और इन लोगों को काफी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी। दे एंजॉयड सर्टेन एक निश्चित प्रिविलेज, प्रिविलेज बाय बर्थ यानी जन्म से ही इनको कई सारे प्रिविलेज मिले हुए थे। कौन से प्रिविलेज थे वो थे, लाइक एक्सेप्शंस ऑफ फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, यानी इनको टैक्स पे करने के लिए छूट दी गई थी, इनको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था स्टेट को। दूसरा आता था चर्च लीव्ड अ टैक्स कॉल्ड टाइड। ये टाइड नाम का एक टैक्स था जो धार्मिक कर कहलाता था, यानी रिलीजियस लिया गया कर था ये, जो वहां के किसानों से लिया जाता था और उनकी पैदावार का 1/10 यानी 1/10वां जो प्रोड्यूस होता था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसका 1/10वां हिस्सा इनसे लिया जाता था। सेकेंड स्टेट थी द नोबिलिटी। अब इसमें जो पर्सन्स इन्वॉल्व होते थे वो नोबिलिटी के थे। तो क्या इट कंसिस्टेड ऑफ रिच धनी व्यक्ति, अरिस्टोक्रेट्स, पीपल्स ऑफ द स्टेट। यहां पर भी इनको प्रिविलेज मिला हुआ था। क्या था, दे आल्सो एंजॉयड द प्रिविलेज ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स। इनको भी टैक्स में एग्जम्पशन मिला हुआ था। दे आल्सो एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेज, फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट। जो ये किसानों से वसूल लेते थे, जिसे सामंती कर कहा जाता है या सामंती व्यवस्था, जिसमें किसानों से भी बहुत सारे कर वसूल लेते थे। तो नोबिलिटी को भी कुछ प्रिविलेज के साथ में टैक्स वसूलने का इनके पास राइट भी था और फर्स्ट स्टेट में भी था जिनको टाइड मिल रहा था और गवर्नमेंट की तरफ से उनको फैसिलिटी भी मिली हुई थी। तो गाइस आई होप आपको चीजें समझ में आएंगी फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये फर्स्ट पार्ट। अभी इसमें थर्ड स्टेट बची हुई है, इसके बाद हम आपको आगे की चीजें बताएंगे जिसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे उसमें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और समझते रहिए, अपनी लाइफ को सक्सेस करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।